Hey guys, welcome back to the Topper Squad. So today we will start chapter 3, Politics of Planned Development. All backlogs fixed. Politics in India since independence, Politics of Planned Development, lecture 1, the Odisha, the means the introduction, the Odisha story and the ideas of development and political compensation too. Okay, so without wasting our time, we will just start the lecture. Now, listen, without we follow this, see, we have studied कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी. देखो मैं शुरू से बताती हूँ क्या हुआ. हमारे मतलब हमारी इंडिया को क्या बोला जाता था, हमारी इंडिया को सोने की चिड़िया बोलती थी. क्या बोलती थी? सोने की चिड़िया. अब जब ब्रिटिशर्स आए तो वो सोने की चिड़िया कहीं उड़ गई. अब ब्रिटिशर्स आए तो वो सोने की चिड़िया कहीं उड़ गई. अब जब ब्रिटिशर्स को पता था कि एक ना एक दिन उन्हें छोड़कर जाना है, तो जब अब हमारी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, कब 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी, उनकी फेमस स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टिनी, वो उन्होंने दी. अब हमारे इंडिया के लीडर्स ने 3 चैलेंजेस फेस किए. पहला चैलेंज जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है, जो कि क्या है, द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज was to shape the nation that was united yet accommodative with the diversity of the society. तो ये फर्स्ट चैप्टर से चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जो हम पढ़ चुके हैं. फिर चैप्टर 2 जो चैलेंज 2 था, चैलेंज 2 क्या था? चैलेंज 2 ये था, द सेकेंड चैलेंज वॉज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, जो हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. फिर थर्ड चैप्टर जो अभी हम पढ़ने वाले, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, वो थर्ड चैलेंज से रिलेटेड. अब थर्ड चैलेंज क्या था? थर्ड चैलेंज वॉज टू was to ensure development and well-being of the society, well-being of the entire society and not only for some sections. तो ये थर्ड चैप्टर थर्ड चैलेंज से रिलेटेड है. ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट द ओडिशा कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, अब डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स पॉलिटिकल कंटेंसेशन. द ओडिशा केस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल. अब ये पॉलिटिकल कंटेंसेशन है क्या, ये हम आगे अभी देखेंगे. पहले हम ओडिशा की स्टोरी देखते हैं, ओडिशा का केस देखते हैं. ठीक है, तो द इंटरेस्ट क्या था? ओडिशा जो था एक वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व था, स्टेट गवर्नमेंट. अब देखो, जो ओडिशा था उसके पास लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व्स थे. अब स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा कि एक MOU साइन कर देते हैं. मतलब MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हाँ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं फॉर स्टील प्लांट्स. मतलब अगर यहाँ से कुछ लेना हो तो हम ले सकते हैं. तो जैसे ओडिशा की मोनोपोली पड़ेगी ना, ओडिशा को पैसे मिलेंगे. ठीक है, तो द इंटरेस्ट क्या था कि ओडिशा के पास बहुत लार्ज अमाउंट में आयरन और रिजर्व्स है. तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एक MOU साइन किया, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की फॉर स्टील प्लांट्स लगाने के लिए, वहाँ एक्सकवेशन वो करने के लिए. ठीक है, द कॉन्फ्लिक्ट. अब देखो, स्टील प्लांट्स लगेंगे वहाँ जहाँ पे पहले आयरन और निकाला जाएगा खोद कर. तो जो आयरन और जब निकाला जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ कि जो ट्राइबल लोग वहाँ, ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ रह रही है, वहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है अभी, उसको अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि उनके घर के अंदर घुस के हम ऐसा खोदेंगे. नहीं, हम क्या करेंगे, पहले उनको हटाएंगे वहाँ से. तो कॉन्फ्लिक्ट ये था, डर ये लग रहा था कि वो ट्राइबल का पॉपुलेशन है वो उसको डिस्प्लेस करेंगे. मतलब वो अपना जो लाइवलीहुड है, जो रह रहे हैं वहाँ पे, वो का छूट जाएगा. द कॉन्फ्लिक्ट क्या था? ट्राइबल्स फियर्ड
ट्राइबल्स को ये डर लगता था कि हम डिस्प्लेसमेंट ना हो जाए और हम इस लाइवलीहुड को छोड़ देंगे। अब पुराने उसमें ढल चुके थे ना। अब जैसे हमारा होता है कि जब हम पुरानी आदतें, पुरानी चीज़ें जब हम उसको अडॉप्ट करते हैं अच्छे से तो हमें मज़ा आता है। और जब हम कहीं और चले जाते हैं और वहाँ पे नई आदतें नहीं अच्छी अडॉप्ट करना होता है तो कुछ समय लगता है, पर कर लेते हैं। पर कुछ समय लगता है और वो पुरानी चीज़ें याद आने लगती है। तो वैसे ही इनके साथ ये हुआ। द कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ कि जो ट्राइबल लोग थे वो फियर कर रहे थे कि उनको यहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ेगा एंड वो अपनी लाइवलीहुड खो देंगे। ठीक है। अब इन्वायरमेंटलिस्ट अब ये चाहते थे कि देखो इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। और ये जो पॉपुलेशन है मीन्स रेस्ड कंसर्न्स अबाउट पोल्यूशन एंड इकोलॉजिकल डैमेज। अब उस इन्होंने जी कि खोदेंगे तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ना हो या कोई डैमेज ना हो, इकोलॉजिकल डैमेज ना हो। तो इन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर कंसर्न्स दिखाए, इस चीज़ के बारे में देखा। तो अब खोदेंगे तो ऑब्वियसली अब पॉल्यूशन होगा, इकोलॉजिकल डैमेजेस होंगे कि ये टूटेगा वो टूटेगा ये होगा, इन्वायरमेंट को अफेक्ट पड़ेगा। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इस चीज़ों पे बोला कि ऐसा होगा। तो इन लोगों को ये करना था कि इन्वायरमेंटल डैमेज भी ना हो, डिग्रेडेशन भी ना हो, पोल्यूशन भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए, ऐसा करना था। तो डिसीजन क्या था, हु शुड हैव द लास्ट वर्ड। इन अ डेमोक्रेसी दीज आर पॉलिटिकल चॉइसेस। ये जो डेमोक्रेसी में ये सब पॉलिटिकल चॉइसेस, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल चॉइसेस है। अगर हाँ, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल चॉइसेस है। फिर डिफाइनिंग डेवलपमेंट को अगर मैं डिफाइन करूँ, अब देखो ये सारे डिसीजन जो है ना वो पॉलिटिकल चॉइसेस होते हैं। मतलब पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोग ये सारे डिसीजंस लेते हैं। हम जैसे अपने जैसे हम वोट देते हैं तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इलेक्ट कर देते हैं। तो जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। ठीक है। तो वो जब सोचते हैं तो अच्छा आउटपुट निकल के आता है। तो इसलिए पॉलिटिकल चॉइसेस बोला। अब आप पूछ रहे थे पॉलिटिकल कंडेंसेशन क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चन, जो पॉलिटिकल कंडेंसेशन होता क्या है, वो यही होता है कि जो डिसीजंस जो होते हैं वो, अगर जैसे हमारी कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक, ठीक है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री हम मानते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने चैप्टर 2 में देखा था कि चैप्टर 2 में हमने ये देखा था, याद करो चैप्टर 2 में हमने क्या देखा था। चैप्टर 2 में हमने ये देखा था कि जब इंडिया के साथ साथ बहुत दूसरी कंट्रीज, मेक्सिको और ये सब, सीरिया इंडिपेंडेंट हुए थे तो इन लोगों को ऑप्शंस मिले थे कि तुम लोगों को डेमोक्रेसी चुनना है या नहीं चुनना। तो इंडिया के लीडर्स ने डेमोक्रेसी चुना। क्यों? क्योंकि वो एक डिफ़िकल्ट पाथ पे जा रहे थे और उन्होंने डेमोक्रेसी को सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। पर दूसरे लोगों ने, दूसरी कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी को किस व्यू से देखा कि कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिफरेंसेस, हमारा देश टूट जाएगा, उलट-पुलट हो जाएगा, ऐसे देखा। तो इसलिए इंडिया ने डेमोक्रेसी चूज़ की। ठीक है। अब जो डिसीजंस लेंगे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स लेंगे। ठीक है। तो जो फाइनल डिसीजन होता है वो मस्ट बी अ पॉलिटिकल डिसीजन। जो मैंने आपको बताया कि जो फाइनल डिसीजन होता है वो पॉलिटिकल चॉइस होती है, जो ज़्यादातर पीपल के थ्रू लिए जाते हैं। क्योंकि पीपल को पता है कि पीपल आर इन टच ऑफ द फीलिंग्स ऑफ अनदर पीपल। क्योंकि देखो क्या होता है, हम जैसे मम्मा पापा, बहुत सारे लोग ये दूसरों से मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं। फिर या वो रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वो रिप्रेजेंटेटिव दूसरों से मिलते हैं, तो मिलते हैं तो वो मिलने का उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना होगा। वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। अब वो जानेंगे तो वो उससे, जब वो मिलजुल कर उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू उनका जाना तो फिर ये लोग डिसीजंस लेते हैं। समझ में आया नहीं यार? देखो क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ। हम फॉर एग्जाम्पल, अब सुनो,
से सुनो, मैं हूँ और मैं किसी और से मिली, ठीक है। अब उस जो वो मुझे बता रहा है, तो मैं वो जो बता रहा है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करूँगी कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्या उसका पर्सपेक्टिव है कि कैसा ये डिसीजन लेना चाहिए। तो जब मुझे उसका डिसीजन पता चलेगा, अब मैं उससे ही तो नहीं मिलूँगी ना, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठवें लोग से, दूसरों से भी मिलूँगी ना, तो मुझे सबका पर्सपेक्टिव पता चल जाएगा। अच्छा ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, तो मैं फिर कलेक्टिवली डिसीजन ले पाऊँगी। जब मुझे पता चल जाएगा हाँ ये लोग इतना चाहते हैं, ये लोग ऐसा चाहते हैं, ये लोग ऐसा चाहते हैं, तो फिर मैं कलेक्टिवली डिसीजन लूँगी। तो वो ही पॉलिटिकल चॉइसेस है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं और फिर डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, कि जिससे ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ना कि प्रोटेस्ट हो, ना कि कुछ हो। तो ज़्यादा पॉलिटिकल कंडेंसेशन यही बोलता है कि जो ज़्यादातर डिसीजंस है वो पॉलिटिकल चॉइसेस होते हैं, या तो पीपल लेती है और या पॉलिटिकल चॉइसेस होता है, ठीक है। अब हाँ, इसमें ये भी है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसमें अगर शायद मैंने लिखा हो तो अगर आपको पता हो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट दो में था कि आपको कैपिटलिस्ट अडॉप्ट करनी है, सोशलिस्ट अडॉप्ट करनी है। हमने क्या अडॉप्ट किया था बताओ, क्या अडॉप्ट किया था? हमने सोशलिस्ट अडॉप्ट की थी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो पीपल थे वो मेजॉरिटी में थे सोशलिस्ट। क्यों? हमने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में पढ़ा था। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में क्या पढ़ा था हमने? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में हमने ये पढ़ा था कि क्या पढ़ा था? हाँ, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में हमने ये पढ़ा था कि जो यूएसएसआर है उसके पास पहले मोनार्की थी, किंग था, पर लोगों ने प्रोटेस्ट कर करके सोशलिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पे लाई। पर सोशलिस्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी बैन हो गई वो, और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गई, ये हमने देखा था। अब इस केस में जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट जो हम देख रहे हैं, उसमें क्या हुआ था देखो। क्या बोल रही थी मैं बोलते बोलते भूल जाती यार, रुक जा एक मिनट। हाँ, वही बोलो। तो कैपिटलिस्ट या सोशलिज्म, तो हमारे जब हमने देखा था ना कि चैप्टर 2 में कि कांग्रेस जीती थी, जो 3 इलेक्शंस थे, ज़्यादातर जो 3 इलेक्शंस थे वो कांग्रेस ने जीते थे। तो अब जो लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको सोशलिस्ट ही पसंद था। अब आप लोग बोलोगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी चुनी है इंडिया ने, तो मिक्स्ड इकोनॉमी जवाहरलाल नेहरू, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू ने मिक्स्ड इकोनॉमी ली है, वो आगे आएगा उसका कॉन्सेप्ट, सब्र रखो, हैव पेशेंस ब्रो, ठीक है। तो सब्र रखो, आएगा आगे 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 टॉपिक है उसका, ठीक है, आगे बात कर रही हूँ मैंने उसके बारे में, ठीक है। तो हमने क्या लिया, जवाहरलाल नेहरू और ज़्यादातर लोग पीपल, जो मेजॉरिटी में लोग थे वो ज़्यादातर टिल्टेड थे सोशलिज्म की तरफ, ज़्यादातर लोग टिल्टेड थे। कैपिटलिस्ट में कोई नहीं जाना चाहता था, कैपिटलिस्ट प्राइवेट प्लेयर है और सोशलिस्ट मतलब सब चीज़ें गवर्नमेंट के हाथों में। तो इसलिए हम इंडिया थोड़ी सी टिल्टेड ज़्यादा थी कि किसकी तरफ? सोशलिज्म की तरफ। 20% कैपिटलिस्ट था और 80% सोशलिस्ट था, ठीक। इतना समझ में आया? अंडरस्टूड? पॉलिटिकल कंडेंसेशन भी क्लियर हो गया होगा। सुनो, एनसीईआरटी का एक लाइन पढ़ लेना, ठीक है। एनसीईआरटी की एक लाइन अच्छे से पढ़ लेना, तो जो भी मैंने समझाया वो आपको जब आप पढ़ोगे ना तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब डिफाइनिंग डेवलपमेंट, देखो डेवलपमेंट को ऐसे डिफाइन तो नहीं किया जा सकता क्योंकि डेवलपमेंट वेरी टू पर्सन, मतलब अगर ट्राइबल पीपल के लिए डेवलपमेंट क्या होगी, ट्राइबल पीपल के लिए डेवलपमेंट क्या होगा, दूसरे पीपल के लिए डेवलपमेंट क्या होगी, तो डेवलपमेंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ट्राइबल लोग क्या चाहेंगे कि उनको क्या बोलते हैं, ट्राइबल लोग तो मूव करते हैं ना, तो नहीं, रुक जाओ, एक अच्छा एग्जाम्पल दूंगा तुम्हें।
हम देखो, हम लोगों का मतलब अगर मेरे से पूछो कि डेवलपमेंट क्या होगा, तो मैं तो ये बोलूँगी मॉडर्नाइजेशन। हमारी कंट्री को मॉडर्न हो जाना चाहिए, पूरा डिजिटल वर्ल्ड होना चाहिए, पूरा सब फ़ोन से होना है, सब इससे होना है। मैं आपसे पूछूँ तो आप भी ये बोलोगे। डेवलपमेंट मतलब यही होता है कि सारी वो लगा दो, मतलब पूरा डिजिटल वर्ल्ड कर दो, हर चीज़ फ़ोन से हो रही है, हर चीज़ वो हो रही है, बैठे बैठे खाना मिल रहा है, बैठे बैठे हर चीज़ मिल रही है। तो तुम्हारे लिए डेवलपमेंट ये है। तो हर चीज़ के लिए डेवलपमेंट वेरी होता है। चलिए, तो इनिशियली डेवलपमेंट वाज इक्वेटेड विद मॉडर्नाइजेशन। डेवलपमेंट को मॉडर्नाइजेशन से इक्वल किया कि अच्छा ठीक है, सब डेफिनेशन सॉरी डेफिनेशन बोल डेवलपमेंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो एक वो रखो कि हाँ मॉडर्नाइजेशन मतलब मॉडर्न करना है, तो बस उन्होंने ये रखा कि इनिशियली डेवलपमेंट वाज इक्वेटेड विद मॉडर्नाइजेशन, बिकमिंग इंडस्ट्रियल लाइक द वेस्ट, जो इंडस्ट्रियल है लाइक द वेस्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्सेस सोशल जस्टिस, पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉवर्टी attenuation and economic growth were the main goals. Contents, contestation discuss decisions cannot be left to experts alone. They require political judgment and public consequences. अब देखो इसमें यही लिखा है कि डेवलपमेंट को उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब डेवलपमेंट को उन्होंने इक्वल कर दिया विद मॉडर्नाइजेशन, बिकमिंग इंडस्ट्रियल। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना वेस्ट में, तो वो मॉडर्नाइजेशन मॉडर्न बना रहे हैं और सोसाइटी को या वर्ल्ड को। तो उन्होंने मॉडर्नाइजेशन से बोल दिया कि डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, बस ये बोला, और कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी। तो और उन्होंने बोला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्सेस सोशल जस्टिस पर। फिर अब जब पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले पॉवर्टी और जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, एक ये मेन गोल था कि हमें पॉवर्टी को हटाना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉवर्टी को हटाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो गरीब हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देकर उनका विकास करके उनको पैसे देकर पॉवर्टी को हटाना है, मतलब पॉवर्टी को बिल्कुल हटाना है। पर आज हम देख रहे हैं कि पॉवर्टी इतनी हटी नहीं है, पर हाँ कम हो गई है, कम हो गई। ठीक है, अब कंटेस्टेशन मैंने आपको अभी बताया कंटेस्टेशन मतलब कि जो डिस्कशंस है ना वो एक एक्सपर्ट्स पे हम छोड़ नहीं सकते हैं लोग। वो कुछ और मतलब कुछ डिसीजन ले लेंगे और अगर वो हमें अच्छा नहीं लगा तो हम कॉन्फ्लिक्ट कर देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसलिए पॉलिटिकल जजमेंट और पब्लिक कॉन्सेंसस भी मानने पड़ेंगे। पॉलिटिकल जजमेंट कि आप कोई पॉलिसी बना रहे हो तो आप लोगों के सामने पॉलिसी पहले बताओ कि ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब ट्रांसपेरेंसी रखो, ऐसा 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 ऐसा। अगर लोग मान रहे हैं हाँ 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 ठीक है ठीक है, अगर लोग कुछ हो रहा है तो वो सामने से आके बोल दे, सामने से आके बोल देंगे। तो जिससे आपकी, जैसे हमने कांग्रेस में देखा था, कांग्रेस में हमने जो देखा था कि वो एक बहुत बड़ी पार्टी थी और उसमें अंदर फैक्शंस थे कि लोग ना वहीं मतलब अगर उन पॉलिसी से खुश नहीं है तो वो वहीं आकर बोल देते हैं, क्या वहीं बोल देते हैं कि इसको थोड़ा चेंज करो, रिचेक करो। तो वैसे ही ये है कंटेस्टेशन, मतलब कि डिसीजंस एक एक्सपर्ट पे हम नहीं छोड़ सकते, एक उसको पॉलिटिकल जजमेंट भी चाहिए होगा, पब्लिक कॉन्सेंसस, पब्लिक से बातें, पब्लिक का अप्रोच भी चाहिए होगा उस चीज़ को। चलिए, तो इतना समझ में आया। डेवलपमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है, बस ये लिखना डेवलपमेंट development was equated with modernization, means becoming a industrialization like the west। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्सेस सोशल जस्टिस, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट और कंटेंसेशन, जो अगर 2 मार्क्स में है तो डाल देना। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस हैं आगे। अब मॉडल्स, अब देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अगर जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो आपको बहुत मदद आएगी। तो मॉडल्स लेफ्ट वर्सेस राइट। अब लेफ्ट वर्सेस राइट, लेफ्ट वर्सेस राइट, ठीक है।
अब देखो, एडवोकेट्स फॉर द पुअर एंड द लेफ्ट, एडवोकेट्स फॉर द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड फेवर स्टेट कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी एंड वेलफेयर। लेफ्ट में हमने देखा था कांग्रेस थी उस समय था, तो जो लेफ्ट में थी वो कांग्रेस थी। स्टेट कंट्रोल, लेफ्ट में स्टेट कंट्रोल था और इधर मार्केट इकोनॉमी, राइट में मार्केट इकोनॉमी, लेफ्ट में स्टेट कंट्रोल। ठीक है, तो एडवोकेट्स फॉर द पुअर, जो लोग बहुत गरीब है, मार्जिनलाइज्ड है, बहुत गरीब है, उनको वेलफेयर की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों अपब्रिंगिंग की ज़रूरत है, तो वो लोग लेफ्ट में आते थे। तो एडवोकेट्स फॉर द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड फेवर स्टेट कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी एंड वेलफेयर, ये कौन मानता थी? कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी मानती थी। ये लेफ्ट में थी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी। राइट में कौन है? जो मतलब लेफ्ट में जो नो कंपटीशन, मीन्स कंपटीशन होना ही नहीं है, नो कंपटीशन। जो लेफ्ट है वो ये मानता था कि कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर ये पुअर को, पावर्टी को हटा रहे थे, वेलफेयर्स ला रहे थे, पॉलिसीज ला रहे थे ये। तो ये इसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आती है। राइट में बीजेपी आती है, जो फेवर्स जो फ्री कंपटीशन, मतलब कि हाँ कंपटीशन करो, मार्केट इकोनॉमी में कंपटीशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फेवर्स फ्री कंपटीशन एंड मार्केट इकोनॉमी, ये फेवर करती है फ्री कंपटीशन एंड मार्केट इकोनॉमी। बिलीव्स दैट स्टेट शुड स्टे आउट ऑफ द बिजनेस, मतलब ये बिलीव करती है कि जो लेफ्ट वाला है, स्टेट कंट्रोल है, वो इससे बाहर रहना चाहिए, आउट ऑफ द बिजनेस, इसका कोई काम नहीं है इधर, या आउट ऑफ द बिजनेस। हम अपना संभालेंगे, तुम अपना संभालो, तुम अपने से काम रखो, हम अपने से काम रखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि लेफ्ट स्टेट कंट्रोल, और लेफ्ट में कौन रहते थे? लेफ्ट में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, राइट में फ्री कंपटीशन एंड अ मार्केट इकोनॉमी। ये बिलीव करते थे कि जो स्टेट शुड स्टे आउट ऑफ द बिजनेस, इन बाहर रहना चाहिए, और इसमें बीजेपी आता है। ठीक है, समझ में आया? अंडरस्टूड? डन 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 डन। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब आप पूछ रहे थे ना, इंडिया स्टडीज मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो, इंडिया रिजेक्टेड एक्सट्रीम मॉडल्स, मतलब अब देखो, इंडिया ने यूएसए मतलब कैपिटलिज्म को रिजेक्ट इसलिए किया था कि वो प्राइवेट प्लेयर है। अब जो भी इंडिया में आएगा, काम करेगा, तो वो उस कंट्री की मोनोपोली बढ़ेगी, उस कंट्री की, उस जहाँ से वो आया है उस कंट्री की मोनोपोली बढ़ेगी, उसको हम पैसे भेजेंगे। तब अब अगर हम उस चीज़ उधर जहाँ पे वो खोला है उसको पैसे देंगे और वो हमें जो चीज़ है वो देगा, तो उस देश की मोनोपोली बढ़ेगी। तो ये नहीं चाहते थे, ये लीडर नहीं चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू ये नहीं चाहते थे। तो इसलिए हमने सोशलिज्म का पाथ चुना, मॉडर्न मिडिल पाथ चुना सोशलिज्म का। सो द गवर्नमेंट टुक द लीड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट ये चाहता था कि टू लीड इंफ्रास्ट्रक्चर, की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा हो। प्राइवेट इंडस्ट्रीज वर अलाउड टू ऑपरेट विद इन अ रेगुलेट फ्रेमवर्क, मतलब एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अलाउड है पर लिमिटेड। कॉन्सेंसस, एवरीवन एग्रीड दैट डेवलपमेंट मस्ट इन्वॉल्व प्लानिंग, सब लोग एग्री हो गए कि हाँ, जैसे चैप्टर का नाम ही है, अब देखो चैप्टर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट, तो मतलब कि पहले प्लानिंग होगी कि कैसे 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 चलना है। जैसे हम लोग नहीं आते, जब हम लोग कहीं शादी में जाना है तो हाँ, हल्दी के लिए ये पहनना है, इसके लिए ये पहनना है, इसके लिए ये पहनना है, इसके लिए पहनना है, या कहीं भी जाते हैं तो हम प्लानिंग करके जाते हैं। तो वैसे ही ये लोग हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी ये प्लानिंग कर रहे हैं कि एवरीवन एग्री, डेवलपमेंट के लिए सब एग्री हो गए कि हाँ, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इन सब पे ध्यान देखना है, और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी आएंगी, ऑपरेट होंगी, पर विद इन अ रेगुलेट फ्रेमवर्क। ठीक है, लिमिटेड रेगुलेटेड फ्रेमवर्क। सब लोग इस चीज़ पे एग्री होगा कि डेवलपमेंट होगा और प्लानिंग के साथ होगा, ऐसे नहीं अनप्लान्ड, नो, प्लानिंग के साथ होगा कि हाँ, पहले यहाँ ये सेटअप होगा, पहले यहाँ ये ऐसा बनेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ये, तो प्लानिंग के साथ। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ना मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहती हूँ, ये होमवर्क करना,
ओडिशा की स्टोरी पढ़ना, दूसरा पॉलिटिकल कंडेंसेशन पढ़ना, तीसरा आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। ये 3 चीज़ें एनसीईआरटी से पढ़ लेना प्लीज़ प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। जब आप वो पढ़ोगे ना तो मतलब जो मैंने समझाया ना उसमें लाइन बाय लाइन, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, दिमाग में तो घुस गया है अभी, पर जब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना तो और अच्छे से घुस जाएगा, तो फिट ही हो जाएगा, फिर निकलेगा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। और ये रैंकर्स वॉल्ट है, नो बैकलॉग ओनली रैंकिंग। सो वी विल बी द रैंकर्स ऑफ दिस ईयर 2026-27 strategic drill for chapter 1 both books and chapter 2. Okay, now let's start drill. Challenges of nation building, objective drill, 5 MCQs. Who was the first deputy PM? 1956 SRA based state was on ट्रस्ट विद डिस्टिनी स्पीच बाय, ये मैंने अभी आपको बताया। इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद वॉज, हु वॉज फ्रंटियर गांधी, ये आई थिंक सो आता होगा। चैप्टर 1B2 वेटेज रीड प्रेप, ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ लिखा पता नहीं। हैदराबाद इंटीग्रेटेड विया plebiscite. Okay, States Reorganization Act was passed in. Two-nation theory was given by Dash Leak. High-weighted subjective questions explain the 3 major challenges India faced at independence. 4 marks. Describe the consequences of India's partition. ठीक है, 4 marks. 6 marks. A drill, end of bipolarity, chapter ईयर बर्लिन वॉल फेल। कौन से ईयर में बर्लिन वॉल फेल हुई थी? फर्स्ट रशियन प्रेसिडेंट, शॉक थेरेपी लेड बाय, सोवियत डिसइंटीग्रेशन ईयर, और पेस्ट्रियोका मीट्स। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव मास्टर सेट, मिखाइल गोर्बाचेव इंट्रोड्यूस पेस्ट्रियोका। द सक्सेसर स्टेट ऑफ यूएसएसआर वॉज, transition to capitalism was called dash therapy. High weightage क्या है? Highlight any 4 reasons for the disintegration of the USSR. 4 marks आना चाहिए, मतलब तुम लोगों का आना चाहिए, बोर्ड्स में तो आएगा। What were the consequences of the shock therapy? 4 marks। ठीक है, era of one party dominance, first general election year 1952, 1957, 1962, first CES of India, oh my god, party in Kerala 1957, कांग्रेस एज अम्ब्रेला पार्टी बाय। मैंने ये बोला था जो 5th क्वेश्चन MCQ है, ये आएगा, ज़रूर आएगा, और देखो अभी प्रकट हो गया। BJS फाउंडेड बाय भारतीय जनता संगम, समथिंग लाइक दैट। भारतीय जनता नहीं, BSJ था ना, नहीं BJS, भारतीय जनता संघ, हाँ यही था, भारतीय जंगा संघ, SANGH। ठीक है, और इंडिया फॉलोड वन पार्टी सिस्टम, ट्रू फॉल्स, कांग्रेस वॉज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल डैश, BJS focused on one country, one culture, one nation. Oh, sorry, answer बोल। High weighted subjective questions. Discuss the reasons for the dominance of Congress in early years. 4 marks. Explain the nature of Congress as an ideological coalition. 6 marks. Plan development, objective drill, Odisha iron ore conflict involved. Second, leftist ideology favors. Oh, India choose which economy? Development is a dash choice. But अच्छा, ये बता रहे हैं कि कैपिटलिज्म 20, ये देखो, ये ब्लू दिख रहा है, येलो, ये मेरे को इधर लगाना था, मैंने इधर लगा दिया। ठीक है, तो ये दिख रहा है ब्लू, मैंने 6 क्यों लिख दिया, ये दिख रहा है ब्लू दिख रहा है। तो कैपिटलिज्म 20% और
सोशलिज्म 80%, मतलब हम सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है, ठीक है। Modernization meant becoming like the West? True, false. Odisha has the world's largest dash reserves. Writers favor a dash market economy. Expected board questions: what is meant by political contents, contestation? हाँ, in development. Differentiate between left and right ideology. 4 marks. दोनों 4 marks के. So the rankers key answer sheet. Okay, so verifications is the first step to ranking score 100 out of 100. Okay, so stay connected, keep learning, keep ranking. 100 out of 100 awaits for us. We will be the rankers of this year 2026-27. So bye bye guys, bye bye. So bye bye guys, love you all, bye bye. Or do this question answers, okay? This question answers. Do this question answer because these are very important, and see it is written expected board questions. So do this, do this, do this. I will say please do this. Please. हाथ जोड़ के विनती है कर लो. These will come, surely come in your boards, in my boards too. ठीक है, so we will be the rankers of this year, and we are you ready? Yes, I am ready. I am ready. Are you ready? Write in the comment section. And if you have any doubt, please write in the comment section. If you want any video lecture, if you want one pager notes, please write in the comments below. I will surely. And also I have asked you to tell me if you want like 5 minutes recap video of each chapter. Please write in the comment section. I will try to do it. Okay, so bye bye guys, stay connected, keep learning, keep ranking. 100 out of 100 awaits. Bye bye guys, love you all, bye bye.